Please do like, comment, share, subscribe and thanks for watching. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जब जो लोग भी इसको सुनते हैं, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। इंडियन रेलवे की तरफ से ये बताया गया है कि बेंगलोर देश के उन शहरों में से एक होगा जहां वंदे मेट्रो शुरू की जाएगी। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक संजीव किशोर ने शुक्रवार को यहां कहा कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक होने के नाते बेंगलोर निश्चित रूप से वंदे मेट्रो पाने वाले पहले शहरों में से एक होगा। उनके अनुसार बेंगलोर में चल रही रेलवे परियोजनाएं विशेष रूप से लाइनों के दोहरीकरण और चौगनी और वंदे भारत ट्रेनों को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण वंदे मेट्रो के लॉन्च के लिए तैयार होने पर काम आएगी। आइए अब हम जो है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के मुंह से ही सुने कि उन्होंने वंदे मेट्रो We are also developing Vande Metro. Now there PM's vision was that around a big city, there are within the periphery of 50-60 kilometers, there are very large habitations which should be where people would like to come for work or leisure to the city and go back to their home place. For that, we are coming up with a Vande Bharat equivalent Vande Metro concept, which will be very rapid, shuttle-like, world-class shuttle-like experience for the customers. And this year, the production and design will be completed. And next year, which is 24-25 financial year, the ramp-up of production of that train will be done. And hydrogen train, I spoke, we are developing hydrogen train, fully indigenous. It will be manufactured in India, designed in India by our engineers, by Indian engineers. And by December 2023, the first hydrogen train will roll out. पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर नकेल कसी है। 2012 में पाकिस्तानी सरकार ने एक इस्लाम विरोधी फिल्म के 700 से अधिक यूट्यूब लिंक को ब्लॉक कर दिया था। पाकिस्तान की वेबसाइट द न्यूज़ ने बताया कि पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे प्रतिष्ठान ने इस निंदा सामग्री के रूप में हटाने से मना कर दिया है। यदि वेबसाइट सामग्री को हटाती है तो सेवाओं की बहाली पर विचार किया जाएगा। पाकिस्तानी टेलीकॉम अथॉरिटी द्वारा 48 घंटों के लिए विकिपीडिया सेवाओं को डाउन दिखाने के कुछ दिनों के बाद विकिपीडिया को ब्लैकलिस्ट किया गया। यह धमकी दी गई कि अगर इस निंदा समझी जाने वाली सामग्री को नहीं हटाया गया तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल आज ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपने समकक्ष टिम बैरो से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों और पीएम मोदी को टारगेट करने वाली डॉक्यूमेंट्री पर भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बातचीत में कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित खालिस्तान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले डोभाल ने वाशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष JK सुलिवन के साथ बातचीत की थी। इसके बाद ब्रिटिश सिक्योरिटी एडवाइजर बैरो के साथ होने वाली मुलाकात काफ़ी अहम है। इस बातचीत में दोनों देशों की द्विपक्षीय स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ वैश्विक रणनीतिक माहौल और भारत प्रशांत पर चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि दोनों एनएसए अफगानिस्तान पाक क्षेत्र में पनपने वाले आतंकवाद और मध्य पूर्व की स्थिति पर भी बयान देंगे। भारत और यूके के इस साल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर बाधा बन रही है। IMF के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और G7 अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिटेन सबसे कमज़ोर कड़ी है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के साम्राज्य को बड़ा झटका लगा। उनकी नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी के नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में खिसक कर 21वें पायदान में पहुंच गए हैं। उनकी कुल संपत्ति घटकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है और बीते 24 घंटे में 10.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आइए हम जानिए ये एंडरसन कौन है। नाथन एंडरसन नाम के एक शख्स ने अमेरिका की कैनिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट जाता है। उसकी ये तलाश एक डेटा रिसर्च कंपनी की दहलीज पर आकर रुकती है। यहाँ उसे नौकरी मिल जाती है। इस कंपनी में उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें शेयर मार्केट काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है। साल 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी की शुरुआत करता है। इस मामलों पर रिसर्च करती है हिंडनबर्ग। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी इस रिसर्च के जरिए ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से कुछ दूसरी कंपनियों के शेयर को
बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं। कई बार इसकी रिपोर्ट का दिखा है असर। इस तरह रिसर्च के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौक़ों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है इसी हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर ही एक रिपोर्ट ऐसी जारी की है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया है। उधर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादास्पद कंपनी हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताते हुए उसके खिलाफ निर्दोष निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी करने के आरोप की जांच की मांग की गई है। याचिका ने एंडरसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए निवेशकों को मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को एसबीआई समेत देश के कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए लोन दिया है। एसबीआई ने आरबीआई को बताया कि उसने अडानी ग्रुप को 23,000 करोड़ रुपए लोन दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उसने 7,000 करोड़ का लोन दिया है। एसबीआई के चेयरमैन की ओर से कहा गया कि अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा है। हालांकि बैंकों ने कहा है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश सुरक्षित है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। कपल 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और आज से उनकी प्री वेडिंग फंक्शन भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में सिद्धार्थ की होने वाली दुल्हनिया कियारा आडवाणी जैसलमेर पहुंच गई हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। इस दौरान अभिनेत्री ने मीडिया की ओर मुस्कुराते हुए पोज भी दिए हैं। अमेरिका हर तरफ से ड्रैगन को घेरने में लगा है। अमेरिका ने फिलीपींस में 4 अतिरिक्त सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमाया है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी कामयाबी है और इससे चीन पर नज़र रखने में आसानी होगी। फिलीपींस में मिले बेस ने अमेरिका की उत्तर में दक्षिण कोरिया और जापान से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक फैले गठजोड़ के बीच मौजूदा खाई को पार दिया है। फिलीपींस से मिला बेस ताइवान और दक्षिण चीन सागर की सीमा में है। ये चीन के साथ 2 सबसे बड़ा संभावित फ्लैश पॉइंट है। वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में दक्षिण पूर्व एशिया प्रोग्राम के निदेशक ग्रेगरी बी पोलिंग का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में कोई भी विवाद होगा उसमें फिलीपींस की जरूरत पड़ेगी। संवर्धित रक्षा सहयोग समझौते के तहत अमेरिका के पास पहले से ही 5 साइटों तक सीमित पहुंच थी। अब नई डील अतिरिक्त विस्तार देगी। अमेरिका की ओर से एक बयान में कहा गया कि इससे फिलीपींस में मानवीय और जलवायु संबंधी आपदाओं के लिए ज़्यादा तेज़ी से समर्थन दिया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य साझा चुनौतियों चीन का जवाब दिया जा सकेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार को मनीला में फिलीपीन के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस जूनियर के मुलाकात की। उन्हें यह नहीं बताया कि ठिकाने कहाँ हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 3 बेस फिलीपींस के उत्तरी छोर पर मौजूद लुजोन द्वीप पर हो सकते हैं। यह द्वीप ताइवान के करीब फिलीपींस की ज़मीन का एकमात्र बड़ा हिस्सा है। चीन ने इस समझौते की आलोचना की है। चीन ने कहा कि अमेरिका का यह कदम क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाएगा और इससे शांति और स्थिरता में कमजोरी आएगी। पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। इसके बावजूद हमारे पड़ोसी देश में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर है। बता दें कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोगों पाकिस्तान के कराची शहर में एक मस्जिद की मीनारों को सरेआम तोड़ते नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तोड़फोड़ करने वाले लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सदस्य हैं और जिस मस्जिद के मीनारों को तोड़ा जा रहा है वह एक अहमदी मस्जिद है। बता दें कि अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समाज है और पाकिस्तान में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। बहुत से अहमदिया मुसलमानों को इस निंदा के झूठे आरोपों में मौत की सजा भी दी जा चुकी है। पाकिस्तान का धार्मिक संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खास तौर पर अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ मुखर रहता है। आइए हम देखें कैसे ये लोग जो है मस्जिद को गिरा रहे हैं। मस्जिद की दीवारों के ऊपर चढ़े हुए लोग और इस अहमदिया मस्जिद को जो है तोड़ रहे हैं। उत्तराखंड को रेल प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार ने 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। यह रकम वर्ष 2009 से 14 की तुलना में 27 गुना अधिक है। वर्ष 2009 से 14 में यह महज 187 करोड़ रुपए था। इससे एक तरफ जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना को गति मिलेगी, वहीं देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास विकसित किए जाएंगे। उत्तराखंड के पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से हरिद्वार और देहरादून 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जिनको विकसित करने और सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हरिद्वार और देहरादून स्टेशन के ठीक ऊपर 45 से लेकर 117 मीटर चौड़ा रूफ टॉप प्लाजा बनेगा। इसमें खान पान के साथ विश्राम करने की सुविधा होगी। यात्रियों के साथ इसका इस्तेमाल आम लोग भी कर सकेंगे। आम बजट 2023 में रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को पड़ोसी राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक धनराशि मिली है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को 1538 करोड़, पंजाब को 7,762 करोड़ रुपए, हरियाणा को 2,247 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर, लाल कुआं, रामनगर, टनकपुर, किच्छा,
काठगोदाम, हर्रावाला, रुड़की और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। देश में 750 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई है। इससे हरिद्वार और देहरादून स्टेशन शामिल हैं। यहाँ गैर सरकारी संगठन संस्थाएं स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगाती है। हालांकि बजट में वंदे भारत और वंदे मेट्रो को ट्रेन को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 105 करोड़ की लागत से टर्मिनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ से 24 कोच वाली ट्रेनों का संचालन करने के लिए प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण कर नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। देहरादून से चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन भी हर्रावाला से ही किया जाएगा। देहरादून से चुनिंदा ट्रेनें ही चलेंगी। हर्रावाला से हरिद्वार के बीच के पड़ने वाले डोईवाला, रायवाला, कांसरू स्टेशनों के कायाकल्प पर भी 150 करोड़ खर्च होंगे। देहरादून टर्मिनल रेलवे स्टेशन के नज़दीक हर्रावाला स्टेशन को संवारने के लिए रेलवे खास फोकस कर रहा है। फिलहाल मुख्य ट्रेनें देहरादून रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। देहरादून में प्लेटफॉर्म की लंबाई और पहाड़ी भूमि 24 कोच की ट्रेन के अनुकूल नहीं है। ऐसे में इससे 10 किलोमीटर दूर हर्रावाला को उत्तराखंड के प्रमुख स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा ए श्रेणी के रेलवे स्टेशन की तरह सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अब रेलवे प्रशासन हर्रावाला में 3600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने जा रहा है। हर्रावाला रेलवे स्टेशन के 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए भी अहम है। यहाँ से होकर नई रेलवे लाइन गुजरेगी जो कि ऋषिकेश के बाद कर्णप्रयाग तक जाएगी। इसके बाद हर्रावाला से गंगोत्री और यमुनोत्री तक रेलवे लाइनें का निर्माण कराया जाना है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना को 2024 तक हर हाल में पूरा करने का है। ये रहेंगे स्टेशन वीरभद्र, योगनगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जानसू, मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, घोलतीर, गौचर, कर्णप्रयाग। ये परियोजनाएं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली जिले को जोड़ेंगी। कुल लागत 16,128 करोड़ रुपए, कुल लंबाई 125 किलोमीटर, 17 सुरंगों से गुजरेगा। रेल लाइन का 105 किलोमीटर हिस्सा ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच बनेंगे 16 रेल पुल। सबसे लंबी सुरंग 14.8 किलोमीटर की और सबसे छोटी सुरंग 220 मीटर की होगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच होंगे 13 रेलवे स्टेशन। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट का गोल्ड जो है 10 ग्राम का 52,400 रुपये है और 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट है वो 10 ग्राम का 57,160 रुपये है।